नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। केंद्र में मोदी सरकार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार तो बन गई है और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नाराजगी खबरें सामने आने लगी। कहीं नीतीश अपने एनडीए सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीधे सीधे 400 पार के नारे को हार के लिए जिम्मेदार बता देते हैं। महाराष्ट्र में ही दूसरी सहयोगी एनसीपी कैबिनेट मंत्री पद न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर देती है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए की हार के बाद जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। इस साल के अंत में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर दोनों गठबंधनों के समीकरणों पर पड़ने लगा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने राज्य की सभी 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के निर्देश अपनी पार्टी को दे दिए हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे अब शरद पवार और कांग्रेस से अलग राह पकड़ने की तैयारी में हैं? कहीं ये केंद्र की मोदी सरकार को संदेश तो नहीं कि जो समझौता बिहार में नीतीश के साथ आप चला रहे हैं, वही महाराष्ट्र में हमारे साथ चलाने में आपको क्या दिक्कत है? अगली बार हमको यहाँ का सीएम बनवाइए और दिल्ली में हमारा समर्थन पाइए। अपनी सरकार 5 साल बेखटके चलाइए। इसका असर इस रूप में भी देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दोस्त बने राज ठाकरे अब तेवर चढ़ा रखे हैं और विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से उतरने का ऐलान कर रहे हैं। तो सवाल है कि अब साथी बदलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले देख लेते हैं आज क्या कुछ कहा गया। हम सबको बहुत ही विशेष आनंद है और हम सब बहुत खुश हैं कि महाराष्ट्र की महिलाओं का हमारी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व और महायुति की तरफ से प्रतिनिधित्व ये सुनेत्रा वेनी राज्यसभा में करेंगी। और हम सबको इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सबको इस बात का यकीन है कि महाराष्ट्र के जो विविध प्रश्न हो, उनके लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ के जो विविध प्रश्न हो, वहाँ की विविध समस्याएं हो, उन्होंने वहाँ पे कैंपेन किया है। कुछ वहाँ पे उन्होंने एजेंडा डेवलपमेंट का सेट किया है। वहाँ पे कुछ चुनावी मुद्दे जो होते हैं, एक वादे जो होते हैं, वो उन्होंने किए हैं। तो राज्यसभा के माध्यम से वो उन्हें पूरा करने की उनका जो प्रयास रहेगा, उन्हें वो सफलता मिले, यही हम उन्हें बेस्ट विशेष दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जिस प्रकार से महायुति तीन अलायंस की पार्टी है, एनसीपी के सभी नेता यहाँ पे उपस्थित, लेकिन बीजेपी की तरफ से या शिवसेना की तरफ से एक भी नेता उपस्थित, कहीं ना कहीं क्या अनबन चल रही, क्या वजह थी? कोई अनबन नहीं है, ये सारी अफवाहें बस फैलाई जा रही है। आज हम अगर देखें तो महायुति की तरफ से हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने खुद अजित दादा को फ़ोन द्वारा शुभकामनाएं दी है। एमएलसी की इलेक्शन चल रहे कोकण और मुंबई में, और भारतीय जनता पक्ष के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका एक मेड़ावा है मुंबई में और कोकण में, और उसी मेड़ावे के लिए सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब वो वहाँ पर। जिस तरीके से सुनीता पवार इनको उम्मीदवारी दी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये जो निर्णय जो है, हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप लोग काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। हर आदमी जो है पार्टी का अगर अड़ा बैठेगा कि मुझे ही चाहिए, तो पार्टी चलाना मुश्किल है। फिर तो सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो है ये निर्णय होते हैं। सर, ऐसी हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है, और जो विश्वास हम उन्होंने दिखाया है उसका हम अच्छी तरह से काम एक अच्छा
देने के रूप में हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जो आपकी अलायंस पार्टी है वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। मैंने सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है। समीकरण बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दोस्त बदलने का सिलसिला शुरू होगा क्या, क्योंकि साल के अंत में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया और एनडीए के घटक दलों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा है विधान परिषद के शिक्षक स्नातक एमएलसी को लेकर हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाले एमएलसी के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है जब गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दोनों हैं तो एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशी का चयन भी आपसी बातचीत के जरिए होना चाहिए था। लेकिन हुआ यह है कि एमएलसी की सीटों पर उद्धव ठाकरे की सेना ने चारों प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी हालात में आलाकमान को जानकारी दी है, शिकायत की है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सेना ज्यादा सीटें देने की बात दबाव बना रही है, उससे आखिरकार उसका क्या मतलब है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास सीधे चलते हैं। तौकीर रजा साहब जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है तौकीर जी, स्वामीनाथ जी। सुशील वकील जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र बारी जी हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? हमारे वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय जो पक्ष प्रमुख हैं उनके बाला साहब ठाकरे जी, उनके आदेश के अनुसार हम लोग तैयारियां कर रही हैं। वीडियो कॉल और यहाँ से मध्य प्रदेश से भी भारी संख्या में सिलसिले महाराष्ट्र जाएंगे विधानसभा में उनका साथ देने के लिए। तो इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? अभी हमारे पक्ष प्रमुख जी का जो निर्णय अभी हम लोग को जानकारी तो नहीं है, मगर वहाँ पर जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसमें हम लोग साथ में रहकर चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने निर्देश दिया है कि सभी सीटों पर तैयारी करिए, मतलब गठबंधन से बातचीत हुई नहीं और सभी सीटों पर तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? ये तो वहाँ पर हमने तैयारी सब चीजों की कर दी है। उनका जो आदेश होगा वही पालन किया जाएगा, सीटों उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है तौकीर रजा साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, बहुत कुछ बदलने वाला है। विधानसभा के चुनाव से पहले क्या दोस्त बदल जाएंगे क्या? आप लोग अजीत जी को लेकर भी आरएसएस के मुखपत्र में काफी नाराजगी जाहिर की गई है। देखिए ऐसा है कि एनडीए जो अभी चुनाव जो होने वाले हैं, अभी आपको बता दूं कि अभी जो महाराष्ट्र में 288 चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी एनडीए जब मिलकर भी चुनाव लड़ेगा इसमें बहुत ही अच्छी स्थिति खिलाएगा और ये अपने आप में उपलब्धि होगी। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि इंडिया गठबंधन के बीच में अभी जैसे फुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई है। एक तरफ इनके उद्धव ठाकरे सेना बोलती है कि हम पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उनका गठबंधन रहा था। ये बताइए कि गठबंधन की कैसी गठबंधन की ये परिभाषा है या कैसी गठबंधन की इनकी रीति है। तो अब जो इनके साथ गठबंधन करे उसके पहले आपने घोषणा कर दी कि हम 288 चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्थिति समझ में आ रही कि इनके यहाँ से फुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई है और इंडिया गठबंधन जो है 0 पे होने वाला है और एनडीए है वो आपको पूरा सरकार बनाएगा। ऐसा नहीं है साहब, देखिए लोकसभा के चुनाव की बात आप ना करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन स्थिति है। और शैलेंद्र जी एक करके बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र जी सुन लीजिए पहले, फिर बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए तौकीर साहब। देखिए इनके सिर्फ फुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई और ये होना था। कारण क्या, ये बड़ी उम्मीद बना के बैठे थे कि सरकार ये बना लेंगे और बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन क्या हुआ, जनता ने इनको जमीन पर पटक दिया और मात्र जैसे कांग्रेस जो है वो 100 के आंकड़े भी नहीं पार कर पाई, आप अंदाज लगा लीजिए। और साथ ही साथ इनका इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के 240 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहा, ये स्थिति है।
तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है और मोदी जी की गारंटी पे देख लीजिएगा चुनाव होगा। और मोदी जी ने जो वादा किया है, जनता को समझ किया है, जनता को विश्वास किया है, जनता को आज्ञा भी की है। इसी पर इसलिए जनता इस बात को मानती है कि एनडीए ने जो कार्य किया है भी अभूतपूर्व है और वो देश में काम किया माननीय मोदी जी के चेहरे पे। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी आपको दिखेगा कि एनडीए गठबंधन के रूप में जब चुनाव लड़ा जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें बहुत अच्छी प्रतिशत में आएंगे। पूरा एनडीए जो है गठबंधन बहुत अच्छे प्रतिशत से वहां पर जीतेगा। तो वकील साहब, सुनेत्रा पवार जी राज्यसभा जाना चाह रही हैं, आप लोगों का समर्थन है इसमें? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, क्या है मैं इस बारे में अपन कैसे बता सकते। पार्टी के बड़े लोग जो है, हमारे बड़े नेता, पार्टी संगठन इसका निर्णय करेगा। हम इसमें किसी बारे में कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो भी निर्णय पार्टी का होता है वो वही आपको सामने आ जाएगा। अभी जो नहीं हुआ है तो मुझे पता है, आपको पता है। तो आप लोगों से विचार विमर्श नहीं हुआ? जब उन्होंने पर्चा भरा तो विचार विमर्श नहीं किया? देखिए, अभी इसमें मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि पार्टी का निर्णय है और क्या चीज होता है वो भविष्य के गर्भ में लिखा हुआ है। ये बस मैं बता सकता हूँ कि एनडीए जो चुनाव लड़ेगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वो चाहेगी। देखिए, सुनेत्रा पवार जी जो है उनके जीतने में कुछ सीटें कम पड़ेंगी, आखिरकार कहीं ना कहीं से तो आएंगी। आप लोग सहयोग करेंगे तभी जीत पाएंगी, वो ये तो तय है। देखिए, अभी जो हमारे बीच में जो एनडीए गठबंधन के रूप में जो नियम कायदे बने हैं, जो बातें हुई है, उसके हिसाब से महाराष्ट्र की अभी राजनीति में जो विधानसभा जा रहे हैं उसमें अभी बहुत सारी चीजें बची हैं जो बैठ के हमारे बड़े नेता और बड़े जो संगठन के लोग हैं वो निर्णय करेंगे। उसके बाद निर्णय जो है आपके विधिवत रूप से आपके सामने आ जाए। तो निर्णय तो ये भी करना पड़ेगा ना कि संघ क्यों नाराज है? अजीत पवार जी को लेने से जो है आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो साफ साफ लिख रहा है कि जो है आपको नहीं लेना चाहिए था और आप लोगों ने ले लिया उनको, अजीत पवार जी को। उसका नुकसान हुआ महाराष्ट्र में। देखिए, ये अभी मैं संघ के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ लेके चली है। अगर कोई बात है तो बिल्कुल उसको दूर किया जाएगा और अगर उनकी बात है तो सराहतों पर रखी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको समझ के कार्य किया जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि अभी बहुत सारी बातें नहीं हुई है। जब गठबंधन के नेता बैठेंगे तो उसमें जो भी निर्णय होगा आपस में सलाह मशवरा करके तो उसके बाद ही वो निर्णय जो है आपके सामने आएगा। ठीक है स्वामीनाथ जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामीनाथ जी, महाराष्ट्र की राजनीति बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बदल रही है। जिस तरह से वहां पर यूपी के बाद जो है एनडीए को नुकसान हुआ है और आप लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन वहां भी उद्धव ठाकरे जी अब आप लोगों को थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं। सारे विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अभी हम लोग का बैठक होगा, गठबंधन की बात होगी। अभी जो कहना है अब लोग अपना कहते हैं, लेकिन बिना गठबंधन का जो अभी सोच रहे हैं, अभी देखे हैं कि महाराष्ट्र के लोग किस तरह हम लोग को सम्मान दिए हैं, पूरे हमारे इंडिया गठबंधन को सम्मान दिए हैं। जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे जी भी बोल दिए इनके गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, कि जिस तरह से 400 पार का झुंझुरा सुनाया गया, जिससे लोग एक तरह का विरोध करके वोट दिए कि बार बार प्रधानमंत्री जो 400 पार अब की बार 400 पार। तो इसका तुष्टिकरण का खुलासा हो गया कि इनका, जिसके वजह से आज वो हार हुई है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये 400 पार का जो जुमला था, जिस तरह से प्रधानमंत्री जुमला देते आए हैं, चाहे नौकरी के नाम पर, चाहे किसानों को कानून बनाने के लिए दुगनी आय देने के नाम पर, तो महाराष्ट्र का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, सबने सबक सिखा दिया कि वो तो प्रभु श्री राम को भी लेके आए। प्रभु श्री राम ने भी बता दिया कि अयोध्या से आपका बीड़ा पार नहीं, आपका जितना कर रहे हैं अत्याचार। अब आप प्रभु श्री राम को भी प्रधानमंत्री जी बोल गए। अब कहने लगे कि यानी उड़ीसा पहुंच गए तो जय जगन्नाथ कहने लगे तो प्रभु श्री राम का भी नाम भूल गए। अभी प्रधानमंत्री जी एक चीज और बोले, 140 करोड़ जनता को जिस तरह से अपना परिवार बता रहे थे, उस टैग को भी हटा दिए। तो जिस तरह से इनका बात बात पे कपड़ा बदलता है, बात बात में
जुबान फिसलता है, जिस तरह से शुरू किए थे संकल्प पत्र की बात नहीं किए पूरे चुनाव भर माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र और मुस्लिम, और ये मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते थे, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात, इन्हीं का टीडीपी जिनसे गलबंदी किए हैं, जो 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात, कब्रिस्तान का जमीन 5 लाख लोन देने का, तमाम मुद्दे 5,000 10,000 रुपया मौलानाओं को देने के लिए, 5,000 रुपया मदरसा के और मस्जिदों का साफ सफाई के लिए, जो कहा गया है उनके, तो आप कैसे गलबंदी खेलेंगे? कल तक जो मंच पर चिल्लाते थे कि धर्म के आधार पर ना मैं आरक्षण दूंगा, धर्म के आधार पर कोई हम बात नहीं करेंगे, इनका जो सहपाठी, इनका जो अभी नई गठबंधन हुआ है, जो बैसाखी की सरकार बनी है, वो सरकार में तुष्टिकरण और धर्म के नाम पर ही पूरा एजेंडा बनाया गया है आंध्रा में। तो उस पर प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साध लिए? जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े वादे करके पहले भी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, आज तक संकल्प में भूल गए कि ये वादे तो हम करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वादा निभाते नहीं है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पुरानी आदत है प्रधानमंत्री जी का। जैसे जेडीयू को बोले हैं कि बिहार को स्पेशल दर्जा देने की बात और स्पेशल पैकेज आंध्रा को और बिहार को, ते आगे आगे देखिए होता क्या है। बैसाखी सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। इनका नाकामी नोटबंदी से लेके जीएसटी, जिस तरह से कफन तक पर, गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिए थे, जो गंगा का बेटा, वो तो हम लोग धरना प्रोटेस्ट किए तो जाके हटाए 12%, उस पर भी जीएसटी लगा दिए थे। कफन पर, कोयले पर, खाने पीने के चीजों पर जीएसटी लगाने वाली सरकार 54 लाख करोड़ से 254 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़, तो हम देश के हर गरीब युवाओं को 1 करोड़ दे सकते हैं, ये 16 लाख करोड़ तो अपने पूंजीपति साथियों को देते हैं ना। तो इसी तरह का बात बड़े बड़े प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एजेंडा गिनाती है। सरकार बदल गई है, मुद्दे बदल जाएंगे अब वो ध्यान देंगे। महंगाई का बात नहीं करती है। अब 230 रुपया हो गया तुरंत रहर दाल, अभी आटा का भी भाव दूना होने वाला है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे खत्म कर दिया और 80 करोड़ को राशन दे रहा हूं, तो 140 करोड़ में 105 करोड़ लोग आपके हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसे देश में जो महान प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना वाला लेकर, जिसमें 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसमें 25 करोड़ को गरीबी रेखा के बाहर किए, 80 करोड़ आज भी राशन के सहारे हैं। जवाब ले लीजिए, काल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं, जवाब ले लीजिए। कोई एजेंडा अपना कहे कि ना, कि बुलेट ट्रेन की बात कहते, 150 स्मार्ट सिटी की बात कहते, बनारस को टेको बनाने का। ठीक है, तो देखिए बनारस भी किसी तरह जीते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, रामेश्वरम और सारे जहां राम से जुड़ा हुआ है, हनुमान से जुड़ा हुआ है, सब कुछ बोल दिया। आप जो है थोड़ा सुन तो लीजिए, जवाब ले लीजिए ना, बोलिए तौकीर साहब। देखिए, ऐसा है कि जायसवाल जी बड़ी कितनी कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 900 बिल्ली खा के चूहा जो है, चूहा खा के हट को चली। आज वही स्थिति। धैर्य रखिए जायसवाल जी, धैर्य रखिए। मैं धैर्य रख के सुन रहा था, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप इस हाथ से सुनिए, सुनने का साथ रखिए साहब। देखिए जायसवाल जी, ऐसा है कि आपके पहले ये तो बता दीजिए, आपके गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने कौन सा ऐसा बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जादुई आंकड़ा, जरा बता दीजिए। 100 का आंकड़ा तो आपने कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग नहीं बांध पाए, तो इतना मत करिए साहब। हम आपसे, आप पूरा बोलने के बाद भी 240 से ज्यादा हम लोग कर चुके हैं। आपको एक बात, दूसरी बात ऐसा डिबेट होगी तो फिर मजा नहीं है। या तो मेरी बात सुन लीजिए साहब की, आपकी बात झगड़ा करना है तो फिर बात किया जाएगा। तो मुस्लिम को एक, अरे झूठ आप बोलते हैं, अरे झूठ आप बोलते हैं, जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, डेरा जिसका भरोसा रहा। अरे मैं निकालू क्या बात करते हैं आप? स्वामीनाथन सुन लीजिए, स्वामीनाथन जी सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, देखिए आप लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आज तक एक बार बताइए, कोई ऐसा कार्य किया हो तो बता दीजिए जरा। आपने ऐसा कौन सा काम किया देश में? कौन सा एजेंडा बना है? कितने इंडस्ट्री? अरे हमने जो विकास की गति बनाई है, आप बताइए। अभी आप बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे, आप गिना दीजिए आंकड़ा कितने। अभी आप बात कर रहे थे कितने, तो अभी आप यानी काशी विश्वनाथ जैसा, जेएनयू जैसा कितना यूनिवर्सिटी बनाया है, कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां लगवाया है। आप स्मार्ट, अरे भाई साहब,
आपने वहाँ पे जो है 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं बनाया, आपने 60 से ज्यादा विश्वविद्यालय आपने आपके समय में 60 सालों में सिर्फ हमला होते हैं। जायसवाल जी जरा सुन लीजिए, एंकर महोदय को सुनवा लीजिए इनको। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी आवाज नहीं आएगी फिर इस तरह, सुन लीजिए, पहले जवाब देने का मौका मिलेगा आपको। अरे क्या एंकर महोदय, धर्म के आधार पर स्वामीनाथ जी से बोल रहा हूं मैं, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, और कहते हैं धर्म का नाम नहीं लेते। स्वामीनाथ जी जवाब दे लीजिए, बोलिए तौकीर जी, तो कर रही हो सब पार्टी, उस पर अब तक मुस्लिम को बोलिए तौकीर जी, बोलिए बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए या फिर मैं बोलूंगा तो फिर उनको मिर्ची लगेगी। आप बोलिए, आप बोले जवाब दिए, वो सुन लेंगे। साहस नहीं है उनको, धैर्य नहीं है, साहस नहीं है उनको सुनने का। तो ऐसा है कि साहस रखिए जायसवाल जी। आपने ये बताइए जरा, आप लोगों ने क्या किया था? एंडरसन जैसे विदेशी लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोल दी, जिन्होंने कई लोगों की, हजारों लोगों की हत्या कर दी। और आप ही के मुख्यमंत्री जो है अर्जुन सिंह क्या करते हैं? उसको अपनी हेलीकॉप्टर से भगाते हैं, और आपका बेफोस का दलाल राजीव गांधी उसको यहाँ से भगा देता है। अरे शर्म आती है आपको? ऐसे लोगों का साथ देते हो और देश के इंडस्ट्रीज को देश के व्यापारियों का विरोध करते हैं। इसलिए तो जनता आपको उखाड़ ठीक है, पुराने मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं आप लोग, में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है तौकीर जी, समझने को तैयार नहीं है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है 7 एम्स आप लोगों ने 60 साल में बनाया भाई साहब। हमने कितना बनाया जरा देख लीजिए, 22 से ज्यादा एम्स बना दिए आप लोगों। ये सब पुरानी बातें बहुत बार हो चुकी हैं, बहुत बार आप लोग कह चुके हैं। ठीक है, शहरों में, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना। ठीक है सुशील वकील साहब, ठीक है, क्या बात करेंगे? ठीक है, शांत हो जाइए तौकीर जी। ठीक है तौकीर जी, ठीक है शरण जी, ठीक है। सुशील वकील साहब, हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे गुट जो है अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वहां पर जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन के दोस्तों से दूरी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को रास्ते दिखाने देने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हेलो जी सुशील जी, आवाज आ रही है आपको? आप बता दीजिए, आप आ रही है, बताइए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल चल रहा है। एनडीए के सहयोगी जो है वो कहीं कहीं नाराज हैं और उद्धव ठाकरे जो है अपने सहयोगियों से नाराज हैं। कहीं आपको लग रहा है अदला बदली होने की संभावना है क्या? लेकिन एक चीज है कि जिस हिसाब से आज वहाँ से या महाविकास आघाड़ी के यहाँ से इशारे मिल गए, उस हिसाब से उन्होंने तो सारों को कह दिया कि आप तैयार हो कि अर्ली हम इस बार सीटों पे ये करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। वो क्या जो, और दूसरा चीज है, आप तो राज ठाकरे जी भी कूद पड़े मैदान में। उन्होंने भी कहा 230 से लेकर 250 तक हम भी उठेंगे। यहाँ से अपना पीयूष गोयल जी भी खड़े या हो गया, उन्होंने भी आज पर यह संबोधन किया पार्टी वर्कर्स, तो आप भी सारे तैयार हो। जी जी जी, तो क्या लगता है आपको, विश्लेषण क्या कहता है आपका? जिससे लग रहा है कि एनडीए में थोड़ी भी नाराजगी है, क्योंकि एनडीए को जब से हार मिली है वहाँ पर जो एक्सपेक्ट नहीं थी बीजेपी 9 सीटों पे आना, वो एनडीए के अलायंस में थोड़ा सा यह हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब 7 इसके जो अपने अजीत पवार जी के 7 बंदे जा रहे हैं वापस, उसके अपना पहले अजीत जी के तो 17 जा रहे हैं, कि जैसे इसके बाल ठाकरे जैसे शरद पवार जी के, उसे रोहित जी ने पवार जी ने क्लेम किया कि हमारे जो अजीत जी के 17 एमएलए हैं वो हमारे पास वापस आना चाह रहे हैं। वो बड़े सीनियर ये ठाकरे शरद पवार जी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे ही जो ये शिंदे सेना के वो उनमें भी कहा जा रहा है कि 7 जो शिंदे सेना के जो 7 एमएलए वो भी इंटैक्ट है इसके वापस उद्धव ठाकरे जी के पास। अब तो उद्धव ठाकरे जी को ले रहा है, उसका ये फैसला वो क्या करेंगे, उनको वापस ले न ले। इसलिए लग रहा है कि जो ये महाविकास आघाड़ी तो इस बार आगे चली, उनका पॉसिबल है कि उनका आपस में समझौता हो जाएगा, वो इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन सुशील वकील साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है कि जिस तरह नीतीश कुमार को बिहार दिया गया, बीजेपी ने उनसे कहा कि आप बिहार का सीएम बन जाइए और केंद्र में हमको समर्थन दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में इससे पहले वो अपना सीएम चाह रहे थे। उद्धव ठाकरे कहीं संकेत दे रहे हैं कि अगले चुनाव के बाद हमको सीएम बनाइए और हमारा समर्थन केंद्र में पाइए, बिहार वाला फॉर्मूला यहाँ लागू करिए, हम आपके साथ आते हैं। आज एक जगह जिसने दिया था ठाकरे, उद्धव ठाकरे के अपना यह चीफ से उसे एक इशारा दिया था कि मोदी जी बहुत अच्छा नेता, 10 सालों में उसने बड़ा अच्छा काम किया, बाकी हम उनको गुरु मानते हैं। इससे लग रहा है थोड़ा बहुत जो उधर से शिवसेना है वो शायद बीजेपी को थोड़ा बहुत नरम हो गया है। इससे लग रहा है कि अगर वो बीजेपी में वापस आना चाहे
उसको मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के लिए किस हिसाब से बीजेपी को वहाँ 9 सीटों पे लोकसभा सीटों पे पूरा यह मिला खाली, वहाँ पर मिली जीत, उस हिसाब से उनको भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जो जिस हिसाब से हमने देखा यहाँ अजीत पवार जी का क्या हाल हुआ या शिंदे का क्या हाल हुआ, जो वो कुछ सामने आगे नहीं चल पाए, उस हिसाब से बीजेपी को अब देखना होगा। क्योंकि यहाँ से दिल्ली का भी जो हाल है, जो इस पर टीडीपी और इस पर डिपेंडेंट है, उनको भी कुछ न कुछ करना है कि वो भी हो सकता है उसकी वजह से भी बीजेपी मत झुक जाएगी उद्धव ठाकरे की ओर। अभी संभावना है कि थोड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आज उन्होंने दे दिया अपना यह। शैलेंद्र जी हमारे साथ, शैलेंद्र जी से पूछ लेते हैं। शैलेंद्र बारी जी, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी राजी हो जाए उद्धव ठाकरे जी को सीएम की पोस्ट देने के लिए अगले चुनाव के बाद, तो केंद्र में आप लोग सहयोग कर देंगे ना? शैलेंद्र बारी जी, आवाज आप आ रही? शैलेंद्र बारी संपर्क नहीं पा रहा। तौकीर रजा साहब, तौकीर जी, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर उद्धव ठाकरे जी समर्थन कर देते हैं मोदी जी को केंद्र में, ठीक है, ताकि जो है किसी तरह का दबाव ना आए, तो उनको वहां सीएम बनने दिया जाएगा? देखिए, अभी तो जो मैं आपको बता दूं, पहले वहां पर चुनाव जब होने वाले तो एनडीए गठबंधन में अगर वो आते तो स्वागत है, लेकिन मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि अभी वहां पर जो भी बैठ के एनडीए गठबंधन की जब बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा, उसके बाद ही सलाह मशवरा करके जो निर्णय होगा वो सबके सामने आएगा। अभी पहले से कोई चीज का आकलन करना या पहले मैंने आपको इसलिए सवाल इसलिए पूछा कि वो लगातार संकेत दे रहे हैं कि जो समझौता आपने नीतीश जी के साथ बिहार में कर रखा है कि उनका समर्थन केंद्र में ले रहे हैं, उनको वहां समर्थन दे रखा है, ऐसा आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते? महाराष्ट्र में तो आप लोग जो है अपना सीएम चाहते हैं। इस समय जो हालात है उसके हिसाब से तो बन सकता है ना मामला। देखिए, हालात कुछ भी हो, जब तक पार्टी के बड़े लोगों, हमारे जो हैं राष्ट्रीय नेता, नेतृत्व जब तक कोई निर्णय नहीं लेगा, वो भी उसके बाद एनडीए गठबंधन के बाद साथ बैठकर जब तक कोई सलाह मशवरा करके कोई निर्णय नहीं लेगा, तब तक कोई चीज का फैसला नहीं बताया जा सकता कि उनको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, उनको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हो सकता है लिया, स्वागत है उनका, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इनकार नहीं किया, आपने इनकार नहीं किया, आना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। ठीक है, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी, खूबे हों से धनी, फल से फूल से हम जो बस्तर पुरहे जाऊं से हमी, पुरहे जाऊं से हमी। तिहार असन लगली दादा जवाना गरधार, आले फिकार नी कर विष्णु हम जो मुंडे जंगल नदियां खेत डगर में खुशियां भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है। निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी, अब हंसी खुशी रहे बारो मासी। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
कीर्तिनाथ ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति पर आज बात कर रहे हैं, जहां बहुत उथल पुथल मची हुई है। उद्धव ठाकरे लगातार आदेश दे रहे हैं कि सारे विधानसभा सीटों पर तैयारी करें चुनाव लड़ने की, कोई दबाव में नहीं आएंगे। क्या दोस्त बदल रहे हैं वहां पर, इस पर लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर रजा साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, सुशील वकील साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और शैलेंद्र बारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। शैलेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से शिक्षक निर्वाचन में, शिक्षक स्नातक के चुनाव में आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और कांग्रेस के लिए केवल 1 सीट छोड़ी, जबकि कांग्रेस भी वहां की बड़ी पार्टी है और आप लोग लगातार अपने आप को अगुवा मान के चल रहे हैं, तो ऐसे में गठबंधन टूट नहीं जाएगा ये, या आप लोग खुद चाहते हैं गठबंधन टूट जाए और आप लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गठबंधन वहाँ पर महाराष्ट्र में उद्धव बालासाहेब ठाकरे का वर्चस्व है, शुरू से बालासाहेब ठाकरे जी से जबकि वहाँ वर्चस्व, कांग्रेस वहाँ पर भी स्थिति लेकर किसी में खुद दिया गया थी। आने वाले समय पे ही जो वहाँ पर महाराष्ट्र में शुरू से ये जनता जानती है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे सबसे मानते हैं, तो अगुवा हम लोग नहीं मानते। जनता हम लोग को आगे ला रही है, जनता का जो सूचना है, विचार है, सब जनता हमारे साथ में, जनता आगे ला रही है, इसमें चलते हैं। शैलेंद्र जी, अगर एकनाथ शिंदे गुट दोबारा वापस आता है तो क्या एकता हो सकती है? जी, तो हमारे पक्षधर उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी उन्होंने हम लोगों को ये आदेश नहीं है कि हम आपके सामने बोल सकें कि हमारा आदेश के उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख ही निर्णय ले सकते हैं। तो आप लोग विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे? अभी तो निर्णय अभी मतलब खुला निर्णय नहीं है, मगर जिलों में सभी विधानसभा में बोल के तैयारी करने को कार्यकर्ता जुट गए अपने काम के लिए। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपने सुन लिया, महाराष्ट्र में जो है आपके साथी हैं उद्धव ठाकरे जी, और वो सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और वहां पर जो है क्या बीजेपी की तरफ चले जाएंगे क्या वो लोग? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं कि बीजेपी की तरफ चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि आप लोग अपने मन से बना लेते हैं कि वो बीजेपी। मैं इसमें आपका पक्ष जा रहा हूँ, हम लोग तो सबका पक्ष रखते हैं ना। अपने अपने कर, देखिए हम लोग भी चुनाव लड़ने से पहले जैसे दिल्ली में बोले थे 7 सीट पर तैयारी कर लीजिए, तो अपने तैयारी करने का जरूरत है कि सब सीट पर तैयारी करें और कहाँ कहाँ जीता जाएगा, कहाँ कहाँ लड़े जाएगा, समझौता के मुताबिक। अभी हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम गठबंधन तोड़ दिए और हम अपना और इस पे आके चैनल पर बोल दे कि हम गठबंधन तोड़ दिए और हम चुनाव लड़े। ये अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लोग कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए आप हर सीटों पर तैयारी कर लीजिए। तो हमारा जब अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुई है कि हम गठबंधन के नाराज है, गठबंधन टूट गई। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जो पार्टी तोड़ने का, जो साथ में अपना जो इनका सगा उनको ठगा, जो रहा सबके पार्टी को तोड़ दिए। शिवसेना को 2 टुकड़ा किए, शरद पवार के पार्टी को, पवार साहब के लिए राजपा को 2 टुकड़ा किए, रामविलास का चाचा भतीजा 2 पार्टी करा दिए। तो अभी टीडीपी बचा हुआ है और जेडीयू बचा हुआ, उसमें क्या क्या तोड़ेंगे। तो ये तोड़ने, जोड़ने और लूटने का काम बीजेपी का है कि जिसका घर बसा हुआ उसी के घर में डकैती डाल दो, किसी का सत्ता हो तो उसके विधायक को खरीद लो, उसका सरकार तोड़ लो। कोरोना काल में मौत के लोग, देश को 2 टुकड़े करने वाले लोग बता रहे हैं तोड़ने और जोड़ने की बात। आप लोग दलाल हो। अरे देश के टुकड़े धर्म के आधार पे करने वाले जैसे आप लोग हो, भूल गए लगता है। हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, आप लोग हैं जो देश के टुकड़े करके दलाली करते रहे और देश में राज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे, लेकिन आप लोगों ने बेईमानी कर नेहरू को सत्ता सौंपने की बात कर डाली। ये पूरी सहमति आपकी, ये आपका डीएनए भ्रष्ट डीएनए रहा। और आप, अरे अंग्रेजों की बनाई हुई
हयूम की पार्टी, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो भाई? कौन सी बात? दलाली तो आप करते रहे। हयूम की पार्टी है, कांग्रेस हयूम है, तो आप बताइए हयूम की पार्टी है। शर्म नहीं आता? तुम बन गए हो सबसे बड़े आप समझना है आज जिसको लकड़ी समझते रही दीमक को दलाल हो, दलाल हो, लकड़ी को खा गया, दलाल हो, दीमक को दलाल हो, और देश को खाने लगे हो। जाके चाइना की बोट में बैठने वाले लोग, चाइना से चंदा डालने वाले लोग, देश को बेचने वाले लोग, इस्लामियों को पर्दा करने वाले लोग, पसंद करने वाले लोग, ये क्या अरे आप जाके जरा देखो। तौकीर जी पहले स्वामी जी को बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। तौकीर जी जो गांधी को नहीं समझता है, वो दलाल को बैठा देते हैं। तौकीर जी सुन लिए। तौकीर जी पहले मैं उनसे बात कर लूं। तौकीर जी थोड़ा आप शांत हो जाइए। स्वामीनाथ जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। स्वामीनाथ जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए, मुद्दों पर बात करिए। एक दलाल को भी अपने बाप की क्या कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी, तो चोरी पड़े बैठे थे। स्वामीनाथ जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बता दीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों की आवाज बंद कर रहा हूं। मुझे आगे बढ़ना है, आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं। ठीक है, सुशील वकील साहब, हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा कर रहे हैं और जो है दोनों प्रवक्ता जो है बाकी मुद्दों को लेके निकल जा रहे हैं। मेरा थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा था कि एकनाथ शिंदे जी का बयान जो आया था कि 400 पार से हारे हम, तो 400 पार तो पहली बार किसी सहयोगी ने जो है बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़ा किया है। रणनीति यही थी ना, बीजेपी 400 पार का नारा लगाएगी और सीटें लेके आएगी, तो इसका भी कहीं ना कहीं आगे असर देखते हैं आप जो है। देखिए, जब आदमी हारता है तो नेगेटिव वे में जा रहा है। अगर इन्होंने जीता होता, पूरी सीट 400 पार हुआ होता, तो वो भी उनके गुण गाते मोदी जी के या एनडीए के। और दूसरा चीज, अगर महाराष्ट्र में अपना ये शिंदे जी को अच्छी सीटें मिलती, बीजेपी को अच्छी सीटें मिलती, तो शिंदे जी का जो सभा एक साल से मणिपुर चल रहा है, और मोदी जी कहाँ सुने थे? क्रॉस नहीं कर पाए, ये स्थिति बना दी। विकास क्या होता है? आप तो अपनी भाषा का संभाल विकास का झूठा पुलिंदा लेकर विचार शब्दों का बात तुम कहते हो, बात मैं कर नहीं बोली। ये तो कांग्रेस और भी या जो बाकी अपने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो तो यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो खुद ये कर दिया 400 पार का वो कमिश्नर वगैरह हटाने के लिए, उसका तो असर थोड़ा बहुत पड़ा। वो उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन उनके जो भाव अब रहे ना, उनके तो अब इम्पोर्टेंस उतनी रही नहीं। जो अब 4 महीने पूर्ण रह गए, 4 महीने के बाद तो सारा बॉम्बे का महाराष्ट्र का तो सारा उल्टा हो जाएगा या उधर हो जाएगा। अभी ये जो दोनों प्रवक्ता उछल रहे हैं, अभी देख लीजिए, अभी 4 महीने का समय है। अभी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बड़ा उतराव चढ़ाव हो जाएगा, क्योंकि लोग बड़े तंग आ गए। जो अब शिवसेना का जो 2 टुकड़े होना, एनसीपी में 2 टुकड़े होना, फिर वापस लोगों का वापस जाने का या उनको ये फीलिंग देना, ये लग रहा है कि अभी बहुत सारा महाराष्ट्र में अभी बहुत सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी कोई कह नहीं सकता कि महाराष्ट्र में क्या होगा। इस बार जो है अपना राज ठाकरे जी भी आ गए, बीजेपी भी सारी तैयारी करने लगे। अभी जब 2-3 महीने हो गए, उसके बाद पता चलेगा कि कौन एक्चुअली किसके साथ जाएगा। लेकिन इस बार क्या चीज है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बड़े चीजें हो गए। जैसे यही मोदी जी ने कुछ बयान ऐसे दिया जिसमें एक कमेटी नाराज होगी,
या बाकी चीजें बता दिया, तो उस वजह से बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बड़ा थोड़ा उत्पन्न हो गया। अभी वो थोड़ा कुछ महीने के बाद ही पता चला। अभी इस स्टेज पे कुछ ही कह सकते हैं। हो सकता है कभी जो उनके साथ MVA में जो कुछ गठबंधन है वो इस ओर आ जाएंगे, या इस ओर जो गठबंधन है उसके ओर चले जाएंगे। MLA बहुत सारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे शिवसेना ऑर्गन था या NCP शरद पवार का था, हो सकता है कुछ उसमें वापस चले जाएंगे। वो इक्वेशन अभी कुछ देर के बाद समझ आएगी। इनके जो एक दूसरे को उछाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। अभी वो स्टेज आया नहीं, अभी 4 महीने का समय है। 4 महीने में बहुत बदलाव हो जाएगा। सुशील जी, जिस तरह से ऑर्गेनाइजर में संघ का जो मुखपत्र है उसने कहा कि अजीत पवार के साथ जो संबंध बनाए उसकी जरूरत नहीं थी, जो उसको लेके आए अजीत पवार जी को, वो काफी उनका बदनामी महाराष्ट्र राजनीति में, और नतीजों में काफी कुछ का असर भी पड़ा। आप देखते हैं कि संघ की जो सलाह है या जो निर्देश है उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए ये जो यहाँ से अजीत पवार का जो ये किस्सा है, 10-15 हजार करोड़ रुपए का इसमें करप्शन के केस वगैरह चल रहे हैं। बीजेपी जो अपने आप को ये वो कह रहे थे हम बड़े प्लेन पे पार्टी या अपना पार्टी हमारे में भ्रष्टाचार नहीं है, वो चीज नहीं है। बड़ी एक अपोजिशन हो गई बीजेपी को। अगर ये कह रहे अपने आप को हम पूरा ये चीज के करप्ट या गवर्नमेंट है करप्ट ये चीज है, एक करप्ट इतने करप्ट बंदे को इन्होंने क्यों अपनी पार्टी में मिला दिया? आजकल जो मतदाता है वो इतनी नहीं है। तो सच्ची तो इनके पास वॉशिंग मशीन है, जो इनके पास आ जाए तो वो करप्शन से हट जाए। आप देख लीजिए प्रफुल्ल पटेल NCP का, उसके कितने 15-20 फ्लैट किसी बड़े कॉलोनी सोसाइटी में है, वहाँ पर पहले जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको कैंसिल कर दिया। अब कैसे उनको वापस दिए गए, नहीं जो कुछ नहीं मिला। इसकी वजह से जो बीजेपी की छवि है उस पर नुकसान हो गया। वो चीज हम सही बात। और दूसरा चीज जो RSS ने जो अजीत पवार की बात की, बेसिक क्या चीज है, RSS को ये कि अजीत पवार की नाराजगी नहीं है बीजेपी के साथ। बीजेपी में जो कुछ 4-5 साल से बदलाव आ गया, इनके नेता जो हो गया, उनको लग रहा था कि हम RSS के बगैर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये मिसकैलकुलेशन होगी। RSS वर्ल्ड में एक ऐसी संस्था है जिसके 13 करोड़ मेंबर्स है। वो RSS को जो उन्होंने थोड़ा बहुत ये कर लिया, साइड करने की कोशिश की कि जब आदमी को गुरूर आता है, जब किसी भी पावर में जब होता है, थोड़ा बहुत उसको गुरूर आ जाता है। उसकी वजह से RSS ने क्या फाइनली उन्होंने कहा था अपने वर्कर्स को, जिसको पार्टी में वोट देने का मर्जी है उसको दे दे। पहले 2014-19 में संघ पूरी तरह इसके पीछे रॉक की तरह रहा बीजेपी और NDA के पीछे, लेकिन इस बार जो संघ का था उनको बहुत सारी नाराजगियां, उसमें से जो ये अजीत पवार के वो छोटी से वो नाराजगी ऐड हो सकती है, लेकिन ये कारण मेन नहीं है। RSS उसके पास और भी कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी NDA सरकार से नाराजगी कर रही है। और उन्हें ये भी परसों उन्हें स्पष्ट कर दिया कि अगर इस बार भी बीजेपी को पता नहीं चलेगा, वो अपने गुरूर से हार गए या गुरूर से उनकी सीटें कम होगी, फिर बीजेपी का जो भविष्य है, NDA का भविष्य बुरा रहेगा। तो उन्हें परसों पूरी तरह कर दिया उसके लिए। शैलेंद्र बारी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई। शैलेंद्र बारी जी, ये इनका राज ठाकरे का बयान भी आया है। उन्होंने बीजेपी से अपने जो उनकी दोस्ती हुई हाल फिलहाल चुनाव से पहले, उसको किनारे झटकते हुए कहा है कि आप लोग जो जिस तरह से पार्टियां तोड़ रहे हैं उससे आपको नुकसान हुआ है, इसलिए आप हारे हैं। असली जो है उद्धव ठाकरे जी हैं, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की असली नहीं है, बाल ठाकरे के नाम पे जो है चुनाव होता है, ये बोल रहे हैं वो। तो उनका सरासर जो बयान है निराधार है। उनके नाम से तो बाला साहब ठाकरे के नाम से चुनाव होना, और अभी जो जीत हुई है तो बाला साहब ठाकरे की जीत हुई है। और बीजेपी का जो उन्होंने बोला कि वो लोगों को अपने जो फेंक करते, वो सही बात उन्होंने बोली है। अगर अभी चुनाव हमारा जो चुनाव लड़े हैं, हम बाला साहब ठाकरे को। ठीक है, तौकीर रजा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी। आपने जो है आज बयान सुना होगा, राज ठाकरे जी अभी हाल में आपके मित्र बने हैं महाराष्ट्र में चुनाव से पहले, वो हार के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से आप लोगों ने पार्टियां तोड़ी उसका असर जो है जनता ने देखा, और असली जो वोट मिलता है वो बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे मिलता है, यानी आप लोग जो है मुझे आगे बढ़ाइए। देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो भी रीति नीति के हिसाब से कार्य कर रही है, उनका पहला, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो पहला उद्देश्य है, देश में विकास की गंगा बहाना, विकसित भारत, देश में विकास की गंगा बहाना, और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उस पर कार्य करना।
और उसके अनुरूप ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो भी हमने वादे किए उसे अक्षरशः पूरा हार की किया, चाहे समीक्षा नहीं भारत में करिएगा। सत्ता बनाने का यूपी में वादा आप हो, हारे, मिथिला- तौकीर जी, यूपी में हारे, महाराष्ट्र में हारे आप जो है, उसकी समीक्षा मत करिएगा। और महाराष्ट्र में चुनाव भी तो होने वाले हैं, नहीं, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद भी एनडीए के साथ बैठकर एक हमारी जो सलाहकार वगैरह जो सलाह भी होगी, हमारी पार्टी जो उसमें निर्णय लेगी किसके बाद क्या करना है वही तो मैं राज बता रहा ठाकरे हूं जी आपको हमला कर रहे हैं कि आपके जो भी ऊपर, हमने आपके देखिए, सहयोगी हम- हैं। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दिया इसलिए हारे हैं। अजीत पवार जी कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, और आप कह रहे हैं कि बैठेंगे, कब बैठेंगे? देखिए ऐसा है कि वो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोला हूँ, 400 का नारा का मामला दूसरा है। देखिए 400 का नारा तो हमने अब अगर दिया, अगर हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हम 400 लाएंगे। कोई भी अगर परीक्षा देता है, कोई भी व्यक्ति तो अपनी परीक्षा के लिए एक टारगेट रखता है कि मैं भाई 100 में मैं 90 अंक लाऊंगा, 95 आऊंगा, 99 लाऊंगा। तो हमने अगर 542 में 543 में अगर हमने 400 का आंकड़ा पार करने की बात करी, एक लक्ष्य तय किया, तो उसमें क्या बुराई है? और हमने अगर उसमें 240 भी लाया है, तो हमने 243 भी लाया तो अपने आप में उपलब्धि है, ऐसा तो है नहीं। हमने सबसे ज्यादा सीटें पाई है पूरे देश में। इसका मतलब यह है कि पूरे देश की जनता जो है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री को पुनः देखना चाहती थी और वो बना दी। और भले वो एनडीए के गठबंधन के रूप में बनाई, पहले भी एनडीए के गठबंधन ने ही हम सरकार बनाए थे और फिर से हमने सरकार बनाया, इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं। कुछ सीटें हमारी जरूर कम हुई है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे भी उसके लिए कार्य बहुत अच्छा करेंगे, उसके लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे और उसकी प्लानिंग करके और जो भी है हम उसकी एनालिसिस करके फिर हम आगे वर्क करेंगे और जनता के बीच में अभी नहीं खोलेंगे अभी और इस बार फिर से जो है बहुत अच्छे मतों से पुनः जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब मैं स्वामीनाथन जी से सवाल पूछ लूं, बीच में तो आप नहीं टोकेंगे ना तौकीर जी, आपकी परमिशन से? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। आप शब्दों का प्रयोग बस उनको बोलिए कि शब्दों का प्रयोग अच्छा करिए। हम ठीक है। मेरे किसी को बीच में ना वो टोके। उससे क्या होता है, दो लोग जब बोलते हैं तो आवाज नहीं आती, दर्शकों को सुनाई देता। स्वामीनाथन जी, मैंने परमिशन ले ली है। उन्होंने शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत नहीं करी। कोई बात नहीं, ठीक है। बार बोला भाई शब्दों का प्रयोग सही करिए, उनके बात बयानों से मेरे को आपत्ति नहीं है, शब्दों से आपत्ति है। ठीक है स्वामीनाथन जी, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा, ठीक है? कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। ठीक है स्वामीनाथन जी, सांगली वाले जो निर्दलीय सांसद हैं वो आपके पास आ गए, आज जो है समर्थन दे दिया, 100 पूरे हो गए आप लोगों के जो बार बार कहा जा रहा था। जिस दिन जीते विशाल पाटिल जी सांगली के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उन 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं और उन्होंने आके जो यानी आज नहीं आए थे, 3 दिन पहले आकर वो अपना हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया जी राहुल जी के सामने कहे कि हम इसी का परिवार के हैं। अपने परिवार में पप्पू यादव जी और एक सांसद, 102 लोग हो गए कांग्रेस के साथ। 3 जो निर्दलीय जीते थे, 3 निर्दलीय हमारे साथ खड़े हो गए, हम 102 का आंकड़ा पे हो गए। तो बीजेपी बार बार कह रही है कि 99 अटक गए, तो अब आप जवाब दीजिए उनको कि नहीं हम 99 पार कर गए। बोल रहा था, तारिक रजा जी सुन नहीं रहे थे, मैं बोलना चाह रहा था, क्या क्या मैं मुद्दे की बात कर रहा था, मैं काम गिना रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो मुद्दा लेके आए थे, देश को बताए कि हम बनारस को टोक्यो बनाए थे। 10 साल में लोग सोच रहे थे जब टोक्यो बनने वाला है बनारस का, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, कोई गली अभी तक नहीं सुधरी है और लोग इस बार बनारस से इनका विदाई तय कर दिए थे। प्रधानमंत्री जी का किस तरह से जीते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते होंगे, उनका आत्मा जानती होगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने आप को अवतारी, हम बायोलॉजिकल नहीं है, मैं तो अवतार लिया हूँ और देश को थोड़ा हमको बोलने दीजिए। आपको बहुत बोलने का मौका दिए थे, अपने आप पर बोलने अंगुली मत उठाइए, अभी हमको थोड़ा ठीक है बोलिए आप बोलिए। 100 जिस तरह से मंत्री जी बनारस को धोखा दिए, अयोध्या को धोखा दिए, जिस तरह से अयोध्या में गरीबों का घर गिराया गया, जिस तरह से मुआवजा के नाम पर पैसा लूटा गया, वहां का जनता ने बताया कि देखो गरीबों का पीड़ा दर्द प्रभु राम सुनते हैं। वहां से बार बार रोड शो और कितना 22 तारीख को आनंद फानंद में पूरा मंदिर नहीं बना था, प्राण प्रतिष्ठा चारों शंकराचार्य के विरोध के बाद प्राण प्रतिष्ठा का डालकर जिस तरह से बड़े फीचर फिल्म बनाया गया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही गुजरात के रहने वाले गांधी जी को फिल्म से जानते हैं, तो उनका इतिहास कमजोर है, उसका भी उनको आकलन करना चाहिए कि देश का पहचान गांधी जी के नाम से होता है। चाहे विश्व का कोई लीडर आता है तो सीधे समाधि पर जाता है और 72 देशों में गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ है, गांधी जी को सब समर्पित करते हैं। ये भी जाते हैं विदेश में तो गांधी के पास जाके शरणागत होते हैं। तो गांधी के देश इस बार भी गए स्वामीनाथन जी, इस बार भी शपथ ग्रहण से पहले गए सुबह सुबह। हाँ गए, वही बात मैं कह रहा हूँ भैया।
तो ये बात थोड़ा सा तीखी लगती है लोगों को। लेकिन आज मोहन भागवत जी सोकर जगे, 1 साल के गहरी नींद में सोए थे, बोले कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी 1 साल से उस पर, और विपक्ष को विरोधी नहीं कहना चाहिए, प्रतिपक्ष बोलना चाहिए, विरोधी बोलकर जिस तरह से, तो इस तरह का उनके अंदर आत्मा परिवर्तन हो रहा है। तो मदर पार्टी है इनकी, मदर संगठन है आरएसएस, तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उनको अपने शपथ ग्रहण में भी नहीं मोदी जी बुलाए। और जिस तरह से आज उनका पर्सनल मामला था कि बुलाए कि नहीं बुलाए अलग बात है, लेकिन मोदी जी जिस तरह से अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो देश के मूलभूत मुद्दा है, जो आप कह के आए थे 10 साल पहले नौकरी की बात, आज युवाओं में जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में राजस्थान पेपर लीक तमाम होते जा रहा है, हमारे नीट के परीक्षा में जिस तरह से बच्चों के साथ धोखा हुआ, ये तमाम मुद्दा है देश का। जो आप कहते हो आतंकवाद खत्म, देखिए आतंकवाद मिलकर खत्म करना जरूरी है। देश के सुरक्षा पर कोई भी अटैक करता है तो हमारे देश के लिए खतरा है। हम लोग को मिलकर पक्ष विपक्ष को करना चाहिए। एक क्यों हम दित्तो नास्ति, हम ही हमें दूसरा कोई नहीं, हम बहुत बड़े यानी हम भगवान बन गए, हम चाहे ये करें 12 बजे रात को कुछ भी कर दे, ताला लगा दे, किसी पार्टी को खरीद के सरकार गिरा दे, तो ये सब धंधा बंद होनी चाहिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी तमाम बातें बोलते रहे, बहुत अच्छे बात बोलते, लेकिन वही प्रश्न में खड़ा किया कि छगन भुजबल, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा और अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, तमाम जिन पे ईडी का केसेस थे सब खत्म होकर उनके पास गलबंदी हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू के जो मुस्लिम का तुष्टीकरण की बात, सारे उनके एजेंडा उनके साथ ही खड़ा हो जाते हैं। तो ये सब मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप स्पष्टवादी है, जिस धाराओं पे आप धारा प्रवाह बोलते हैं, जिस तरह से गौ कसी बंद कर जिस तरह से गौ हत्या बंद करने का नारा योगी जी मोदी जी का रहा है, और गौ बेचने वाले, गौ कसी करने वाला भी व्यापारी से 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिया जाता है। तो ये देश को जानना जरूरी है कि कहते कुछ और है, करते कुछ। आज 2 करोड़ नौकरी देते रहते तो आज युवा इनके विपुल नहीं होते। आज देखे होंगे प्रयागराज में, चाहे आजमगढ़ में, चाहे पूरे पूर्वांचल में, जो युवाओं का 18 साल से 22 साल के युवा जो भीड़ लगती थी इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास, अपने बात को रखने के लिए लोग आते थे। इसी का जीत का बदलाव का लहर उत्तर प्रदेश से उभरा। स्वामीनाथ जी वो बातें तो कई बार आप लोग कह चुके हैं। जिस तरह से कोरोना काल में लाशों का व्यापार हुआ, आज जो है स्वामीनाथ जी एक सवाल जो है, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, आज प्रमोद तिवारी जी का बयान आया है कि मायावती जी साथ आएंगी, आ गई होती तो 80 सीटें जीत जाते हैं हम पूरी। तो आगे विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें मायावती साथ आएंगे यूपी में? अब देखिए, अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं। 19 सीटों पर तो प्रभाव डाली है, 19 सीट हम लोग और प्लस होता। मायावती जी अगर नहीं लड़ाई होती अपने लोगों को, या हम लोग के साथ आती तो उनको भी फायदा हो जाता। 19 सीटों का सीधा नुकसान अपने इंडिया गठबंधन को हुआ है, और ये 19 सीट और बढ़ जाती हमारी। और उत्तर प्रदेश में अब तमाम जहां धर्म निर्धारित जगह है, वहां रामेश्वरम से लेके अयोध्या तक, हम राम का जहां चित्रकूट से लेके मेहदीपुर तक, बालाजी मेहदीपुर, सारे जगह पर जहां हनुमान से जुड़ा, राम से जुड़ा, प्रभु से जुड़ा हुआ स्थान है, वहां हम जीत गए हैं और हमारा गठबंधन जीता है। यह सबक है कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। धर्म के आधार पर बार बार कहते हैं हम वोट नहीं मांगते हैं, उसी आधार पे पूछ लेता हूं स्वामीनाथ जी, मांगते अपने सत्ता को भूल गए। माननीय प्रधानमंत्री, एक मिनट, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी संकल्प पत्र का बाद पूरे चुनाव में हमारे सुशील जी भी बैठे हैं, कभी अपने मुद्दे को बात नहीं बोले। खाली मंगलसूत्र मुसलमान को छीन के दे देंगे, बच्चे पैदा करने वाले के जमीन आपका छीन के दे देंगे, आपका भैंस। ठीक है, उसका जनता ने सुन लिया, नतीजा दे दिया ना। विश्वास, उच्च पद पर तो उच्च भाषा भी होना चाहिए। वो नाली से गैस बनवाते हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं, नाली से गैस जला देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ऐसा भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, आज जवाब ले लीजिए, फिर जवाब। तौकीर साहब, एक तो सवाल ये, गोरखपुर में जो है संघ प्रमुख गए हैं, योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं उनसे, जो है कुछ नए समीकरण बनेंगे, इस पर बता दिए थोड़ा सा। जो है कुछ योगी जी के बारे में बार बार जो है कहा जा रहा था कि उन पे हारी गाज गिर सकती है, कुछ हो सकता है, इसलिए भागवत जा रहे हैं वहां पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखिए कि सौजन्य भेंट है, वो भेंट करेंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो हमारे संघ परिवार से हैं,
तो हमारे वरिष्ठ हैं और जो है सर्वमान्य है, तो वो अपनी बात है। लेकिन अभी हमारे भाई स्वामीनाथन जी की जो बात सुन रहा था कि इन्होंने सिर्फ बातें करी, कार्य नहीं किया। और देखिए, विकास की गंगा इनको नहीं दिखती साहब। ठीक है, कुछ जगहों में हमने चुनाव हारा, लेकिन अगर बात करें रोजगारी की, तो हमने जो रोजगार देने की बात करी थी, मैंने बताया कि अगर एक मकान बनाने में 10 से 15 मजदूर लगते हैं, अगर 10 भी आंकड़ा लेते हैं तो हमने 4 करोड़ आवाज दिया है। 40 करोड़ तो रोजगार हमने ऐसे दे दिए थे भाई साहब। और हमने जो कंपनियां लगाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तय किए, हमारे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां आई और उनमें भी हमने रोजगार पैदा करे। तो वो रोजगार पैदा करने का मेक इन इंडिया के तहत जो रोजगार पैदा करने का जो कार्य किया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने रोजगार पाया है। रोजगार सिर्फ मामला नहीं था, बात अपनी जगह कुछ और थी। और रही बात, अभी बता रहे, लेकिन वाराणसी में हालत बदली। भाई साहब 1.5 लाख, कोई 1,500 वोट से नहीं जीते हैं, 1.5 लाख से ऊपर से जीते हैं साहब। तो वो अपने आप में कोई कम नहीं है, वो ज्यादा है। कुछ वोट का प्रतिशत कम हो सकता है, कोई नाराजगी हो सकती है, ठीक है, वहां क्या समस्या थी, जबकि मोदी जी ने सब चीज को कोशिश करी उसके निराकरण की। रही बात, हमने जो वादा किया, मैंने पहले भी कहा कि धारा 370 हटाना मजाक नहीं था, लेकिन हमने हटाया। राम मंदिर की बात अगर ये कर रहे थे, राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर को बनाना अपने आप में एक उपलब्धि थी। ठीक है, उसमें क्या कारण था, मैं तो वहां नहीं जानता कि वहां पर किस प्रकार से क्या हुआ है, लेकिन मंदिर तो बहुत भरत बना है और सर्वमान्य है। राम सबके आराध्य है और सबको इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक स्वप्न देखा है। 500 वर्षों का जो इंतजार था वो पूरा हुआ। उसके साथ साथ हमने ट्रिपल तलाक की बात अगर करें, तत्काल ट्रिपल तलाक भी खत्म करके दिखा दिए। और समय खत्म हो गया। ठीक है, सही मानो का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।